आप मार्केट अड्डा में। और जैसा कि आप नाम से देख रहे होंगे कि इस तेज़ी का सीक्रेट क्या है। तो पूरे हफ्ते में हमने देखा शुक्रवार को एक बहुत ज़बरदस्त तूफान आया मार्केट में, और उस तूफान में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए उसने। ज़बरदस्त तेज़ी, और उससे 2 दिन पहले इतना दुखी था मार्केट की पता नहीं उसके ऊपर कितनी बड़ी पेनल्टी लगा दी गई है, कैपिटल गेंस बढ़ गया, थोड़ा तो बहुत दुखी था। लेकिन वो दुख शुक्रवार को बिल्कुल ख़त्म हो गया, और ऐसा लग रहा है कि अब शायद मार्केट एक आध महीने बंद रहेगा। इतनी बड़ी तेज़ी एक बड़े इवेंट के बाद हुई। तो तेज़ी अच्छी बात है, हम सब लोगों को बढ़िया लगा मार्केट और रन करा। लेकिन ये सीक्रेट क्या है, राज क्या है? क्योंकि कोई ऐसा इन्वेस्टर नहीं होगा, एनालिस्ट नहीं होगा जो मार्केट के वैल्यूएशन को लेकर चिंतित न दिखे। इसी शो में आके हर आदमी की एक कंसर्न ज़रूर रहता है कि मार्केट बहुत महंगा है। हालांकि 22-23 के मल्टीपल पे ही चल रहा है, मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों हुआ मार्केट में, क्या तेज़ी का रीज़न है, ये समझने की कोशिश करें। एक टर्म बहुत घूमता है कि लिक्विडिटी बहुत है, मतलब पैसा बहुत है बाजार में, तो लोग खरीदारी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं उनसे, ये भी जानना चाहिए। तो आज इसी पे फोकस एक डिस्कस करेंगे कि मार्केट में ये तेज़ी क्यों हो रही है, ऐसा क्या बदल रहा है हमारे फंडामेंटल्स में, या कौन खरीद रहा है और वो क्यों खरीद रहा है। एक तो इस पर बातचीत करेंगे। दूसरा, ये जो बजट में बहुत सारे प्रोविजंस मार्केट को लेकर के आए हैं, और रेगुलेटर्स की तरफ से कुछ कंसर्न्स भी जताए गए हैं, उसके बाद भी किसी को फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये सब चीज़ें समझेंगे। साथ ही एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बैंकों के लिए होने वाली है, उसको टचअप ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो जो बहुत सारे अकाउंट्स आप खोलते हैं ऑनलाइन, उसको लेकर के आरबीआई ने थोड़ा कंसर्न जताया है कि उसके लिए उनको प्रोविजनिंग ज़्यादा करनी पड़ सकती है। क्या असर होगा, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। लेकिन पहले समझते हैं कि मार्केट क्या है। तो हमारे साथ जो मेहमान है, आपको मैं परिचय करा देता हूँ। संजय सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ेंगे, सिट्रस एडवाइज़र के। प्रकाश दीवान जी हमारे साथ हैं, जाना पहचाना चेहरा, और इन्होंने मुझसे वादा किया कि आज वो सीक्रेट खोल देंगे मार्केट में तेज़ी का क्या है। और अभिषेक जी हैं, जो एंजल इन्वेस्टर भी है, मार्केट के डायरेक्ट इन्वेस्टर भी हैं, तो इनसे भी समझेंगे। साथ ही मेरे साथ नई मेहमान सोनम श्रीवास्तव हैं, जो एक पीएमएस चलाती हैं, राइट रिसर्च है इनका अपना ऑर्गेनाइजेशन, और मार्केट में बहुत एक्टिवली जुड़ी रहती है। तो आज इनसे भी समझेंगे कि भाई पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कौन लगा रहा है। तो प्रकाश जी बताइए, क्या राज है इस तेजी का? नीरज भाई देखिए, राज तो कोई खास ऐसा कोई गहरा है नहीं। जो जो मार्केट की परिस्थिति अभी बनी हुई है उसमें एक चीज समझ आ रही है कि वैल्यूएशंस मार्केट को ऊपर नहीं जाने देने की इतनी इच्छा कर रहा है, और लिक्विडिटी उसको नीचे नहीं आने देती। अब ये दोनों का जो तालमेल है, इसमें अभी ये समझ आ रहा है कि लिक्विडिटी हावी है। और उसका कारण ये है कि जो जो भी चेंजेस आए, चाहे वो इलेक्शन आउटकम वाले दिन से गिनिए या बजट वाले दिन गिनिए, फंडामेंटली हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी की ग्रोथ स्टोरी है उसमें कोई आंच नहीं आई है। और जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, एक लिक्विडिटी का फ्लो जो है, जो डेट फंड्स में न जाके इक्विटी फंड्स में आ रहा है, एसआईपी की जो रकम बढ़ती जा रही है, उससे साफ जाहिर है कि इक्विटी विल आउट परफॉर्म। सबको समझ आ गई कि इक्विटी विल आउट परफॉर्म और इसमें पैसा लगाना जरूरी है। तो इस वजह से ये जो अनिवार्य हो जाता है, जब एक विकल्प होने की जगह ये एकदम आपको एकदम लगने लगता है कि इसके बिना कोई छुटका ही नहीं है, तो लिक्विडिटी आती है। और कहीं ना कहीं हमारा मार्केट मैच्योर इसलिए भी हो रहा है, उसकी वजह से आपको ये वॉलेटिलिटी डाइजेस्ट करने की क्षमता मार्केट में दिख रही है। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि रिटेल पहले जैसा नहीं है कि ऊपर लेके फंस गया और नीचे आ गई मार्केट। आज रिटेल भी बड़ी अक्लमंदी से, अवेयरनेस के साथ जागरूक होके सब चीजों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक इट इज चेंज इन द मार्केट। और ये रिमाइंड कर रहा है मुझे मुझे याद है, यूएस पेंशन कंपनी के लिए एक मैं काम किया करता था प्रिंसिपल करके। जो उसमें हमको ये समझ आई थी कि जो 401k जब इंट्रोड्यूस हुआ था हम्म। यूएस मार्केट में, पेंशन के लिए एक 401 करके एक वो बना था क्लॉज, जिसकी वजह से आप जो भी पैसा लगाते थे मार्केट में, वो उसमें पेंशन बेनिफिट्स मिलते थे आपको। वो जब शुरू हुआ था उसके बाद 22 साल तक मार्केट में एक बहुत बढ़िया बुल रन वहां पे दिखा, क्योंकि लिक्विडिटी ड्रिवन मार्केट रहा। तो जो भी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स थी वो आपको पब्लिकली ट्रेडेड मार्केट से आने लगी थी। वही चीज हमारे यहाँ हो रही हुई है। तो मुझे नहीं लगता कोई इसमें गलत चीज है, लेकिन हाँ, इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं वैल्यूएशंस कभी ना कभी थोड़े धकेले जाते हैं ऊपर की तरफ, जो रीजनेबल लेवल के बियॉन्ड जा सकते हैं। तो वो जरूर हो रहा है। बट अदरवाइज आई थिंक इट्स अ पार्टिसिपेशन लेवल्स रिटेल का जो है, जो हम्म। डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं, जो अमाउंट्स बढ़ रहे हैं, जो एसआईपी कमिटमेंट्स हैं, वो सबको देखते हुए मुझे लग रहा है कि मार्केट मार्केट उस स्टेज पे है कि लिक्विडिटी का जो बहाव है, हम्म। उससे कोई भी चीज नीचे आती है तो फिर वापस उसमें
एक ऊपर आपको दिख जाता है। इसलिए मार्केट सीक्रेट यही है, लिक्विडिटी आई थिंक इज द बिगेस्ट सीक्रेट इफ यू रियली आस्क। ये लिक्विडिटी तो ठीक है, मैं टर्म समझ गया। मैं इसको थोड़ा और कॉन्टेक्स्ट में डालता हूँ। बजट के दिन क्या हुआ, बहुत वॉलेटिलिटी हुई, ऊपर नीचे हुआ। उससे थोड़ा और पहले चलें तो इलेक्शन के दिन मैंडेट नहीं मिला इस गवर्नमेंट को जिस तरह की एक्सपेक्टेशन थी, उस दिन भी मतलब ऑलमोस्ट लोअर सर्किट लगते लगते बचा था, और वहाँ से फिर जो रिकवरी हुई है वो देख रहे हैं हम लोग, 3,000 पॉइंट ऊपर आ गया था। यूएस की तरफ भी आप देखें तो वहाँ पे भी जैसे कुछ लोग कह रहे हैं ट्रेड रिवर्सल की चीज़ें हो रही, बिग टेक्सों में बिकवाली हो रही है और लोग ओल्ड इकॉनमी की तरफ जा रहे हैं। नतीजे बहुत अच्छे हैं, अपने आप ही नतीजे, बहुत ग्रेट नतीजे नहीं आ रहे इस सीजन में। किसी को पड़ी नहीं है क्या? अरे पैसा है इसका मतलब थोड़ी कुछ भी करेंगे क्या? तो वो क्या ड्राइविंग फोर्स क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। अर्निंग्स बहुत अच्छी नहीं आ रही सर अभी तक। तो ड्राइविंग फोर्स ऐसा है कि जो फोमो है वो बहुत पावरफुल चीज है, उसको हम लोग नजरअंदाज कर सकते हैं, हंसी मजाक में लेते हैं। लेकिन फोमो के साथ साथ एक और चीज जो आजकल कायम हो रही है वो है फीलिंग ऑफ सेलिंग आउट। तो आदमी निकलना भी नहीं चाहता, क्योंकि निकलने के बाद स्टॉक 10% ऊपर चले जाता है। हमारे साथ तो अक्सर ही होते रहता है। तो जो वैल्यू इन्वेस्टिंग से हम ग्रोथ पे आए, ग्रोथ से मोमेंटम में आए, उसमें ये एक्सुबरेंस आ रही है। सो मुझे नहीं लगता कि मार्केट कोई बहुत अच्छे वैल्यूएशन अपॉर्चुनिटीज आपको दे रहा है। लेकिन जो लोगों ने लगाया नहीं है और पैसा है जिनके पास, सेविंग्स डिवर्ट कर रहे हैं, वो फोमो के उसमें चंगुल में डेफिनेटली आ सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये होता है कि आप हेडलाइंस देखिए, हेडलाइंस क्या बताती है आपको? बजट में मायूसी, दूसरे दिन मार्केट ऊपर, तीसरे दिन आज 72 घंटे हुए और आप देखिए शुक्रवार के मार्केट ने सारी कुछ वो इरेज कर दी जो मायूसी आई थी। सो ये लिक्विडिटी जब चलती है ना तो बहुत गजब का उसका इम्पैक्ट होता है। तो फोमो बहुत स्ट्रांग है, और लोगों के हमेशा जहन में यही रहता है कि अगर पिछले साल मार्केट ने इस टाइप का, पिछले 2 साल में इस टाइप का परफॉर्मेंस दिया तो अगले 2 साल में भी देगा। तो एक वो एक्स्ट्रापोलेशन बायस रहता है, वो अभी बिल्कुल दिख रहा है। तो बायस है। और इसी इसी जिसको कहते हैं ना, हर बुल मार्केट में आपको वो मिलते हैं जो नए बेयर मार्केट के सीड्स वो किए जाते हैं। तो वही हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इससे गिरावट भी आएगी, क्योंकि वो एक्सुबरेंस थोड़ी पॉकेट्स में ज्यादा होगी। अभिषेक जी, बुल मार्केट का ट्रैप है क्या ये? अभी तक जिन्होंने भी इसको कमेंट किया आई थिंक सो फंस गए वो। मैं इसको थोड़े दूसरे तरह से देख सकता हूँ। हाँ, थोड़ा डेटा को एक्सट्रापोलेट करते हैं। प्रकाश जी ने जो अभी तक मेंशन किया है वो पॉइंट को मैं रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ तक तो वो पार्ट बिल्कुल सही है। फैक्ट है। एंड मेरे हिसाब से मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी ये दिख रहा है। बट सबसे बड़ा सवाल ये है कि फियर क्यों नहीं है, डर क्यों नहीं? डर क्यों नहीं है? तो डर इसलिए नहीं है उसके आगे अगर आप जीत है। नहीं, मैं इसको जैसे एक्सट्रापोलेट करता हूँ कि आप 15 करोड़ के डीमैट अकाउंट को अगर आप देख रहे हैं तो लास्ट 5-6 करोड़ के जो डीमैट अकाउंट ऐड हुए हैं वो 2020 ऑनवर्ड्स हुए हैं। ठीक है, तो 4 साल के अंदर में हमने 50% की ग्रोथ देख ली होगी। अब पॉइंट बीइंग कि इसका मतलब ये है कि ये जो नई ब्रीड आई, इन्होंने तो 2008 देखा नहीं है, इन्होंने 2012 तक की जर्नी नहीं देखी है, जहाँ पे मार्केट गिरने के बाद कैसे कंसोलिडेट कर रहा है। फिर 2015 2016 याद नहीं है, 2020 की बॉटम याद नहीं है, तो 2020 के मार्च के बाद से मार्केट एक तरफा चलना शुरू हुआ है। मगर वहां तक तो जिन्होंने पेन देखा है वो तो सारे के सारे थोड़े बाल चले गए, बाकी सफेद हो गए वाले हैं। तो उनको तो डर लगेगा, क्योंकि उनके पास हिस्ट्री है। और जो 2020 के बाद जो आ रहे हैं उनके पास कोई हिस्ट्री नहीं है। ठीक है, तो जब हिस्ट्री नहीं है, पैसे खोने का गम नहीं है, तो फिर डर कैसे होगा? सो डर तो तब आता है जब आपने देखा हो ऐसे केस में मार्केट कैसे बिहेव करता है, जब मार्केट का सिचुएशन बदलता है। अभी के मार्केट के अंदर में जो रैली आ रही है वो मल्टी फैसेट की रैली है। एक तो हमने लिक्विडिटी की बात कही, दूसरी बात है कि कोई ऐसा बैड न्यूज़ ही नहीं जिसको बैड न्यूज़ लोग मार्केट समझ रहा है। बैड न्यूज़ किसको माने? मार्केट के अंदर में ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है जिसको देख के मोदी जी कह रहे थे हम 370 सीट जीतेंगे, 240 जीते, कैपिटल गेंस लग गया, शॉर्ट टर्म कैप लगा, एफएनओ में लगा। ये कोई बैड न्यूज़ नहीं है। तो इसका मटेरियल इम्पैक्ट कितना बड़ा है? आपके पास सीट्स कम आई, ठीक है, तो क्या बदल गया? आपने अपने हिसाब से कैबिनेट बनाया है, आपको 2 और पार्टी की सपोर्ट चाहिए थी, वो आपने ले ली, आपने अपना मेजोरिटी वहाँ पे गवर्नमेंट के हिसाब से बना लिया और आपने अपनी एलोकेशन कर दी। ठीक है, तो वहाँ कहीं पे भी मुझे लग नहीं रहा है कि थर्ड टर्म में बीजेपी के आने के बावजूद कुछ भी फंडामेंटल चेंज हुआ। फिर लोगों को फिर भी डर लग रहा था कि क्या पता बजट में कुछ अनाउंसमेंट जो है वो थोड़ा सा प्रो पब्लिक हो जाए और फिर पता नहीं कि कैपिटलिस्ट माइंडसेट से हटके सोशलिस्ट माइंडसेट में चले जाएं। फिर बजट भी आ गया, बजट भी हमने देख लिया, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। सो पॉइंट बीइंग कि ये जो हम फैक्ट की बात कर रहे हैं इसको हम पर से नेगेटिव इसलिए पकड़ रहे हैं क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी। एक
प्री अज्यूम्ड आउटकम के बेसिस पे हमने सोच लिया कि ये बेस्ट आउटकम है, बट जो नेक्स्ट आउटकम भी आया है वो कुछ ज़्यादा ख़राब नहीं है। ठीक है, एक मिनट रुको, मुझे याद आ गई बात। मैंने एक फंड मैनेजर से बात की, वो कॉन्ट्रा फंड चला। उनके फंड के कंस्ट्रक्ट देखोगे ना, सब वही भरे हुए हैं जो खूब महंगे हो गए हैं, और 40-50% उन्होंने टॉप 10 दिग्गज कंपनियां भर रखी हैं। तो मैंने कहा ये इसमें क्या कॉन्ट्रा आपने लिया है? तो बोले नहीं नहीं, ये देखो अभी लार्ज कैप में ना वैल्यूएशन सस्ता है मिड कैप्स में, मतलब कंपेरेटिवली वैसे सस्ता नहीं वैल्यूएशन पे, लेकिन कंपैरिजन में उससे सस्ता लग रहा है, मतलब वो कम महंगा है इसलिए लग रहा है। तो यही बात यहाँ पे हो रही है। मुझे क्या तो लग ही नहीं पर्सपेक्टिव रहा डाले? है, मुझे तो नहीं लग रहा है पर्सनली, मतलब ऐसे बातें करने के लिए तो हम जैसे ऑनेस्टली यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, बात बनाने की अगर बताएं तो कुछ भी बनाई जा सकती है, बट मुझे ऐसा लग रहा है मार्केट की रीडिंग को देखते हुए कि शायद लोग वैल्यूएशन देख ही नहीं रहे। और ये बात सही है। और ये बात सिर्फ मैं रिटेल इन्वेस्टर के लिए नहीं कह रहा हूँ, मतलब जो सीजन फंड मैनेजर्स है वो भी नहीं देख रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्यों नहीं देख रहे? हाँ, तो देखने का ये कारण है कि जब आपके पास इतनी मैसिव लिक्विडिटी आ रही है, जहाँ पे लिक्विडिटी का मतलब है नए पैसे आपको लग रहे हैं, चाहे वो डायरेक्ट लगा रहे हैं कि थ्रू फंड लगा रहे हैं, तो आप कितने दिनों तक कैश में रहेंगे जहाँ मार्केट एक तरफा ऐसी रैली दे रहा है जहाँ रुकने का नाम नहीं है। इसका मतलब अगर आपने कैश कॉल ले लिया, और आप, मैंने लास्ट टाइम भी इस एपिसोड में कहा था कि अगर आपने कैश कॉल लिया है और आपने 6 महीने पहले अगर कैश कॉल ले लिया है तो आप सबसे बड़े अंडर परफॉर्मर हो आज की डेट में। तो आप बाकी लोगों के साथ कंपेयर करोगे तो आपका अल्फा ही नहीं आएगा, या आप बेंचमार्क से पीछे चले जाओगे। कोई भी फंड मैनेजर ये अफोर्ड नहीं कर सकता है। सो पॉइंट बीइंग, यू आर फोर्स्ड टू पार्टिसिपेट इन द मार्केट बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एंड बिकॉज देयर इज नथिंग टू जस्टिफाई कि मैं क्यों बेच के कैश में खड़ा हो जाऊं। तो आप बातें, जैसे मैंने कहा कि बातें बनाने के लिए आप कोई पॉइंट रख सकते हैं, जैसे कि सीट की बातें कर रहे हैं या बजट में पे कैपिटल गेन हो गया, मगर इससे इंपैक्ट क्या हुआ? आपकी कोई अर्निंग घट गई क्या? आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मल्टीपल इससे ज़्यादा जस्टिफाई हो रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। सो आई बिलीव कि फंडामेंटल है। और ये जैसे हम लोगों ने कई बार शो में चर्चा की है कि ये कोई 1 साल 2 साल वाली स्टोरी नहीं है। हम 2030 की बात कर रहे हैं, 8 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन कोई भी नंबर आप पकड़ के बात कर ले, वहाँ पे इंडिया जाएगा। तो जब कोई अगर ऐसे लॉन्ग टर्म की बेट लेके सोच रहा है कोई भी इन्वेस्टर, तो फिर उसको डर ज़्यादा नहीं लग रहा है, बिकॉज उसको लग रहा है चलो ठीक है, कुछ करेक्शन आता भी है तो उस करेक्शन को मैं डाइजेस्ट कर सकता हूं, बट मैं रैली को मिस नहीं करना चाहता। बिकॉज जो रैली मिस कर रहा है, अगर सपोज एग्जांपल है कि 6 महीने पहले आपने एक फलाने स्टॉक पे आपने कैश कॉल लेके एग्जिट ले लिया, अब आप देख रहे हो वो स्टॉक ऑलरेडी डबल हो गया, परफॉर्मेंस प्रेशर आ गया, मतलब ये क्या कर दिया मैंने। बट व्हाट आर यू मिसिंग इज बिग, बिकॉज मार्केट एवरी टाइम आप देख रहे हो बहुत बड़ा जंप ले रहा है। सो आई थिंक सो पीपल डू नॉट वांट टू मिस द वेल्थ क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी, एंड यहाँ पे डेफिनेटली बबल बन रहा है। मतलब इसमें कोई दो राय वाली बात ही नहीं है कि मार्केट महंगा है, मार्केट के पॉकेट्स में बबल है, सर्टेन सेक्टर्स में है। मगर आपने ये रीडिंग कर भी ली तो भी क्या हो गया? आप अल्टीमेटली तो आप पैसे बनाने के लिए मार्केट में आते हो, ना कि मार्केट को टाइम करने के लिए आते हो। सो ये बहुत बड़ा फंडामेंटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दर्शकों समझिए। एनालिसिस करने के लिए थोड़े आए, पैसा कमाने के लिए। 200 के मल्टीपल पर भी अगर हमको डिक्शन अच्छा लग रहा है तो फिर खुदा मालिक है भाई साहब, तो क्या कर सकते हैं। सोनम मेरी बिल्कुल यंगेस्ट है, पीएमएस चलाती। सोनम, आप 2008 में कहाँ थी? पढ़ रही थी उस समय आईआईटी में? बिल्कुल। तो आपने तो देखा नहीं होगा वो सब, तो उसमें थे इन्वेस्टर आप? नहीं, तो 2008 में मैं पास आउट हुई थी उसके बाद कॉलेज से, तो फिर हमें इम्पैक्ट तो दिखा था क्योंकि नौकरियां खत्म हो गई थी, लेकिन इन्वेस्टर नहीं थी? इन्वेस्टर नहीं थे। तो मतलब तो आपको उतनी सिवियरिटी नहीं दिखती होगी? नहीं। तो ये देखा ना, यही कारण है कि उस समय देखा ही नहीं, रियलाइज ही नहीं किया। तो आप बताइए कैसा लग रहा है आपको मार्केट इस समय? कैसे आप जस्टिफाई करती हैं, या आप लोगों की सोच क्या है? मतलब मेरे लिए भी एक एक्सपीरियंस होगा कि यंग मैनेजर कैसे सोचते हैं। देखिए, हम लोग मार्केट वैल्यू पे तो बेस है बिल्कुल, लेकिन हमने 5 साल में देखा है कि भाई ट्रेंड बहुत इम्पोर्टेंट है और उसकी वजह से बहुत पैसा बनता है। और वहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि वैल्यूएशन बढ़ जाते हैं, बट उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहता है कि एक्सपेक्टेशन क्या है। तो अगर आप, जैसे आपने डिक्सन की बात की, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया का इतना ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है, गवर्नमेंट का पैसा आ रहा है, वहाँ पे एक बहुत सॉलिड कंपनी है, तो उसमें ग्रोथ तो ऐसा तो है नहीं कि वो कंपनी बंद होने वाली है, राइट? बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ग्रोथ पोटेंशियल है। सिमिलरली अगर आप डिफेंस का भी स्टॉक देखें, वो तो बहुत ही ज़्यादा बबल टेरिटरी पे है, लेकिन उनकी ऑर्डर बुक्स इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और इतनी ज़्यादा ऑर्डर्स मिलते जा रहे हैं कि पोटेंशियल तो अभी भी वहाँ पे है। सिमिलरली आप ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल सेक्टर में देखिए, तो मुझे लगता है इंडिया की इकॉनमी में आज के टाइम पे इतने सारी इमर्जिंग सेक्टर्स आ रहे हैं जहाँ पे आज के टाइम ऑप्शंस बहुत है, आप कह रही हैं। ऑप्शंस है, ग्रोथ है, मतलब कंपनी फंडामेंटली भी ग्रो करने वाली है, भले ही वैल्यूएशन बढ़ चुका हो। इसलिए जब आप जैसे यंग लोग, जो आजकल बहुत सारे लोग आईआईटी से आके ट्रेडर बन गए हैं, बहुत मेरे पर्सनल दोस्त हैं बहुत,
वो पता नहीं बड़ा मैथ वैथ के फार्मूले लगाते हैं ज़बरदस्त तरीके से, एल्गो क्वांट, एल्गो लगाती है, ये फार्मूला मैंने बनाया, ये कोडिंग मैंने की है, अब मैं इससे ट्रेड करूंगा और मैं मार्केट को बीट कर दूंगा। तो वो सब जो मैथमेटिकल फार्मूला है या जो वैल्यूएशन आपने पढ़ा वो सब भूल गए आप लोग अब, कि अभी उसको तवज्जो देते हैं? वो तो यूज़ करते हैं, लेकिन देखिए जब आप कॉन्ट करते हो उसमें क्या होता है कि भाई मैं ट्रेंड पे या मोमेंटम पे मान लीजिए ट्रेड कर रही हूँ, अभी 20 स्टॉक पे करना है ना। अब वहाँ पे डिक्सन आ गया बहुत हाई वैल्यूएशन पे, तो ठीक है हमने बाई कर लिया है, बट अगर वहाँ पे मान लीजिए हमारा कोई बाई किया हुआ स्टॉक अब करेक्ट करने लग जाते हैं, जैसे एंजल वन है, बहुत टाइम तक बाई किया, अब उसमें करेक्शन आने लग गया, बाकी स्टॉक उसके ऊपर आ गए, तो हम उससे काट के दूसरे स्टॉक में चले जाते हैं, राइट। विदाउट लुकिंग एट कि इसका वैल्यूएशन क्या है, मतलब चल रहा है हम आगे देखते हैं। अच्छा एक डिस्क्लोजर देखो, किसी भी स्टॉक का नाम यहाँ लिया जा रहा है तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए, समझाने के लिए, कोई बाई सेल नहीं है, डिक्सन एंजल से हमें कोई लेना देना नहीं है, जिससे कि कोई गलतफहमी ना हो किसी को। सो अब ये बताइए, मतलब आपने ये समझ लिया कि मार्केट कैसे चलता है, राइट। अब इतनी जो तेज़ी हो रही, लास्ट वीक हमने देखा कि जब फ्राइडे को एकदम तूफान मचा हुआ था, कैपिटल गेन्स वगैरह बढ़ गए, इससे कोई डर नहीं किसी को? देखिए हमें लग रहा है कि चेंजेस आएंगे, और चेंजेस आई थिंक बजट के पहले आने चालू हो गए थे। किस टाइप की चेंजेस? किस तरह के चेंजेस, जैसे आपने देखा होगा कि भाई डिफेंस वाले स्टॉक में वॉलेटिलिटी आ गई, बट साइड में आपके केमिकल स्टॉक चल रहे थे, फर्टिलाइजर स्टॉक चल रहे थे, है ना, आपका फूड रूरल वाले स्टॉक चलने चालू हो गए थे। और आई थिंक बजट के बाद थोड़ा फोकस कंजम्पशन पे ज़्यादा आ रहा है कंपेयर टू इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो शिफ्ट तो पहले से होने लग गई थी। मुझे लगता है कि कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट उसके अलावा अगर आप देखिए प्राइवेट बैंक्स को देखिए, आप अभी भी ऑटो में भी इतनी ज़्यादा हाई वैल्यूएशन नहीं है। उसके अलावा अगर आप देखें बहुत सारे सेगमेंट, फार्मा, ये भी हो आईटी, सकता है कि मान लीजिए कोई स्टॉक बहुत हाईली वैल्यूड हो गया ना अभिषेक, मान लीजिए जिसका वैल्यूएशन 25 होना चाहिए वो 75 पे है ना, तो आपने उसको कहा अब इसको नहीं लेंगे, रोक दिया उसको, अभी जिधर 50 वाला था उसको लेना शुरू किया, उसको 100 पहुंचा दिया आपने, तो ये सस्ता लगने लगा, है ना, अब इस पे चालू हो जाएंगे, फिर वो वाला सस्ता लगेगा, ऐसा ही हो रहा है। मुझे लग रहा है कि जिन्होंने भी वैल्यूएशन देके काम किया है इस मार्केट के अंदर में, वो ज़्यादा खुश नहीं होंगे। तो देखो आप इतनी बड़ी बड़ी थ्योरीज को फेल करो, अभी संजय जी के पास चलना है। देखिए, बात करने के हिसाब से अगर हम करें हिस्टोरिकली, सी वैल्यूएशन की पैरामीटर्स क्या है, आप किसी कंपनी की एक हिस्टोरिकल वैल्यूएशन को चेक करके बताते हो कि मोटा मोटा ये रेंज होती है, ये मल्टीपल हम देते हैं, क्योंकि 18, 25, 50 ये तो सब्जेक्टिव है, राइट। देयर आर कंपनीज जिनकी हिस्ट्री ऐसी बताती है जहाँ पे उनके मल्टीपल 60 से ऊपर हमेशा ही रही है, 10 साल तक रही है, तो 10 साल तक के मतलब कंपनी ओवर वैल्यूड है, नहीं है। जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं 60 वर्सेस 8? सो पॉइंट बीइंग, लेट्स नॉट गेट इनटू कि क्यों ये है वो है, बिकॉज ये मार्केट के अंदर में इस तरह की पैरिटी रहती है डिपेंडिंग ऑन सेक्टर साइज एंड स्टॉक की जो भी हम बात कर लें। मगर मुद्दा ये है कि एज ऑन डेट कोई वैल्यूएशन को देख के मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ये एकदम प्रूवन बात है। और देखने में थोड़ा और आगे के देख लो, 5 से 8, 10 साल की स्टोरी। आप कंफर्ट ढूंढने की कोशिश अगर करना चाहें कैश फ्लो के बेसिस पे कि कंपनी की ग्रोथ क्या लगती है, और फिर मैं उसको देख रहा हूँ कि चलो अगर मैंने इस एंट्री प्राइस पे मैंने एंट्री ली तो मेरे पास एटलीस्ट चलो अगर करेक्शन आता है तो मैं कहाँ तक 5 साल के बाद भी कहाँ खड़ा रहूंगा, तो उस तरह से देखने के लिए ठीक है। मगर जब आप ले रहे हो तो जैसे कि राइटली शी पॉइंटेड आउट कि ये मोमेंटम के अंदर में एक बार आप मोमेंटम बायर बन जाते हैं ना, तो उसके बाद आप ये देख रहे हो कि आज मिलूं और कल 10% ऊपर हो जाए। आज का मार्केट तो ऐसा ही हो रखा है, चेज करना है, मतलब चेज करना है। एंड बहुत एक फेमस एग्जांपल है ये, मतलब इसके ऊपर कई चर्चा भी हुई है। यूएस की एक कंपनी है गेम स्टॉप, उसके ऊपर बहुत एक बल्कि एक बन भी गया है, बहुत अच्छा आप देखने लायक है ऑनलाइन में ओटीटी में। उस स्टॉक को अगर आप देखें उसकी जर्नी में तो आप फंडामेंटल भूल जाएंगे कि क्या हुआ उस स्टॉक के अंदर में, ठीक है। उस स्टॉक की खासियत ये थी कि किसी फंड ने उसे शॉर्ट कर दिया और पूरे रिटेल वालों ने वन साइडेड उसको बाय करके पूरे के पूरे फंड को फेल कर दिया, फंसा दिया, पूरे फंड को फेल कर दिया। दैट फंड एक्चुअली वाज हैड टू फाइल चैप्टर 11 एंड दे लॉस्ट अबाउट आई डोंट नो $2-3 बिलियन समथिंग। बट आप देखिए रिटेल की पावर क्या है, ठीक है, वो क्या कर सकती है। हम यहाँ सोच रहे हैं कि रिटेल में क्या है, इतना बाइंग हो उतनी बाइंग, बाकी तो ये बड़े बड़े फंड चलाते हैं। ये लगता है जहाँ पे एक बार ऐसे मोमेंटम बन जाती है जैसे कि अभी बनी हुई है मार्केट के अंदर में, तो आप फिर ये वैल्यूएशन भूल जाइए, मल्टीपल भूल जाइए। ये मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही है, हाँ नहीं, मगर सिनेरियो यही है, सिनेरियो ही एग्जैक्टली। हमको तो सिर्फ ये समझना है कि आज क्या हो रहा है। ये कोरोना के टाइम की स्टोरी है, गेम स्टॉप वाली यूएस में हुई थी, बहुत ज़बरदस्त। संजय जी, इन 3 लोगों ने हमें मिलकर ये कन्विंस कर दिया है कि वैल्यूएशन को इस समय नहीं देखना चाहिए, और अगर सोने के भाव पे चांदी मिल रही तो खरीदने में कोई बुराई नहीं है।
आप खरीद रहे हैं सर क्या? मेरा अपना मानना है कि आप अगर मार्केट को देखें या किसी सेक्टर को देखें या किसी स्टॉक को देखें, तो उसके प्रति जब आप ओपिनियन बनाते हैं तो आपको उसको 3 डायमेंशन से देखना चाहिए। पहला डायमेंशन ये होता है इवेंट्स का, जिसका प्रभाव शॉर्ट टर्म में पड़ता है। दूसरा डायमेंशन है लिक्विडिटी, जो कि मीडियम टर्म पे पड़ता है, और तीसरा डायमेंशन है वैल्यूएशन, जो कि लंबे समय पे पड़ता है। ये 3 डायमेंशन जो हैं, ये मार्केट पर भी एप्लीकेबल हैं, सेक्टर पर भी एप्लीकेबल हैं और स्टॉक्स पर भी एप्लीकेबल हैं। अगर मैं मार्केट की या सेक्टर की चर्चा करूं, तो इवेंट्स का प्रभाव जो है, हाँ, हम लोगों ने देखा किस तरह इलेक्शन के कारण मार्केट में तेजी आई, इलेक्शन के एग्जिट पोल पर और ज्यादा तेजी आई, और जब एक्चुअल रिजल्ट आए तो मार्केट में जोर की गिरावट आई। उसी तरह से बजट के एक्सपेक्टेशन में कुछ सेक्टर्स हैं जो कि चल पड़े। अगर हम आगे की तरफ देख रहे हैं तो देयर आर 3 इवेंट्स जिनका प्रभाव हमारे ख्याल से मार्केट पर पड़ेगा। एक तो है कि मॉनसून, दूसरा है यूएस की फेड रेट, और तीसरी है यूएस इलेक्शन के आउटकम। मॉनसून इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए इन टाइम एंड इन ज्योग्राफी। अदरवाइज अच्छी मॉनसून स्टैटिस्टिकली लॉन्ग टर्म एवरेज के बराबर होगी, लेकिन अगर कहीं बहुत जगह बारिश हुई तो बाढ़ होने के कारण हो सकते हैं। मीडियम टर्म में लिक्विडिटी का असर पड़ता है। हम लोगों ने देखा कि म्यूचुअल फंड की कलेक्शन मई के महीना में करीब 35,000 करोड़ थी, जून के महीने में 40,600 करोड़ की थी, और अब जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में बदलाव किया गया है, तो क्या जुलाई के महीने में अपनी जो पुरानी एवरेज चल रही थी पिछले कुछ महीनों से 20,000 करोड़ की नेट फ्लो इक्विटीज में, क्या उस लेवल के ऊपर का म्यूचुअल फंड कलेक्शन हो रहा है या उसका नीचे का लेवल हो रहा है? ये निर्धारित करेगा कि बाजार में लिक्विडिटी कितनी आ रही है। और लॉन्ग टर्म में वैल्यूएशन ही है जो बाजार की लेवल को निर्धारित करेगा। तो चूंकि आज का डिस्कशन बहुत ज्यादा मैं सेक्टर और स्टॉक पर इस स्टेज पे नहीं ले जा रहा हूं, मैं मार्केट तक ही अपने आप को सीमित कर रहा हूं। तो दूसरी जो लिक्विडिटी की डायमेंशन है वो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल मनी का पैसा आने का। तो अगर आप देखें जुलाई का महीना एफआईआई की बाइंग के कारण बहुत ज्यादा स्ट्रांगली पॉजिटिव रही। तो मैं समझता हूं कि आज अगर आप मार्केट को असेस कर रहे हैं तो कुछ इवेंट्स हमारे पीछे हैं, कुछ इवेंट्स हमारे सामने हैं, तो इनका मिला जुला असर आपको प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि ये इवेंट्स कितने बाजार के फेवर में रहेंगे और कितने बाजार के फेवर में नहीं रहेंगे, और उसके अनुसार आप मार्केट की एक डायरेक्शन और लेवल को निर्धारित कर सकते हैं। उसी तरह से आप बाजार की लिक्विडिटी के बेसिस पर बाजार की लेवल को निर्धारित कर सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं देखूं बाजार को तीसरे डायमेंशन पे, जो कि वैल्यूएशन का डायमेंशन है, तो देखिए स्टॉक्स और सेक्टर्स में नो डाउट देयर आर बबल्स, बट अगर आप ओवरऑल निफ्टी को देखें तो निफ्टी की जो ईपीएस एस्टीमेट है FY25 की, वो 1150 रुपए की है, और FY26 की अगर निफ्टी ईपीएस देखें तो वो 1290 रुपए की है। अब वो जमाना गया जब आपको 15 टाइम्स प्राइस अर्निंग मल्टीपल पर बाजार मिलेगा, क्योंकि बाजार में इतनी ज्यादा लिक्विडिटी आ रही है कि आपको बाजार शायद 17-18 टाइम पर ही लेना पड़ेगा। तो इसलिए अगर मैं देखूं कि डाउनसाइड कहां है मार्केट का, तो मैं समझता हूं कि करीब 20,500 पॉइंट निफ्टी पर बाजार को सपोर्ट मिलना चाहिए। बाजार का रैशनल अपसाइड कहां है? देखिए यूफोरिया और इरैशनल पर तो मैं नहीं जा सकता, बट रैशनल अपसाइड कहां है? 22 टाइम फॉरवर्ड अर्निंग पर मेरे ख्याल से एक रैशनल अपसाइड कैप होना चाहिए। तो अगर मैं 1290 की ईपीएस लेता हूं FY26 की, तो मैं समझता हूं कि 22 टाइम फॉरवर्ड अर्निंग जून 25 के आउटलुक में 28,500 पॉइंट निफ्टी का आउटर रेंज रैशनल बेसिस पर निर्धारित करता है। आज हम 24,800 पॉइंट के आसपास या 25,000 पॉइंट के नजदीक हैं। तो अब आप इस पर असेस कर लीजिए कि क्या ये लेवल आपको मार्केट के बेसिस पर वेदर द मार्केट लेवल लुक रीजनेबल टू इन्वेस्ट। संजय जी ने 3,000 पॉइंट का और रास्ता खोल दिया है। संजय जी, जब हम लोग मार्केट में चर्चा कर रहे थे तो लोग कह रहे थे कि अगर कैपिटल गेन्स को टच भी किया बजट में
तो मार्केट टूट जाएगा एकदम, लेकिन टूटा नहीं और ज़्यादा चल गया है। ऐसा लग रहा है कि फरवरी में बजट तो आना ही नहीं है, अब 12.5 से 15 भी हो सकता है, कलम ही तो चलानी है। तो संजय जी, ये डर मतलब जो लोग बात कर रहे थे मार्केट में, ऐसे कोई अर्निंग किसी की 1% मिस हो जाए उसका मार्जिन, ऐसा हाहाकार बाजार में होता है, अरे मार्जिन मिस हो गया इन्फोसिस की, गाइडेंस कम कर दिया इन्होंने, स्टॉक तोड़ देते हैं। यहाँ 2.5% आपका बढ़ गया, कोई फर्क नहीं, ये क्या है संजय जी? तो इसमें ऐसा है कि देखिए, ये जो सेक्टोरल लेवल पर अगर आप देखें कि बाजार में आज क्या हो रहा है, तो जिन सेक्टर्स में अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन हाई है, वहां पर हल्की भी अर्निंग्स डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, तो बाजार उन सेक्टर्स को और उन स्टॉक्स को पनिश कर दे रहा है। और जहां पर अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन कम है, वहां पर थोड़ा भी अगर अर्निंग्स अच्छा हो जा रहा है, तो बाजार उनको रिवॉर्ड कर रहा है। तो एक तो ये चीज है जो बाजार में हो रही है। दूसरी जो साथ ही साथ डेवलपमेंट हो रही है, जो शायद इस सेक्टोरल परफॉर्मेंस को एक्सप्लेन करे। देखिए, बजट के एंटीसिपेशन में 4 सेक्टर्स, डिफेंस, रेलवेज, पावर, हाँ, एंड टू सम एक्सटेंट द अदर रिलेटेड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो हैं, ये सारे सेक्टर चल पड़े थे। बजट में इन सेक्टर्स के लिए कोई भी सिग्निफिकेंट एक्स्ट्रा एलोकेशन नहीं हुआ। तो नाउ लोगों इस लेवल पे लोगों को लग रहा है कि भाई जो लेवल थे वो पूरी तरह से डिस्काउंटेड हैं, तो अब हमको अपना पैसा किसी और सेक्टर में ले जाने की जरूरत है। तो वो पैसा जो जिसको कि मैंने कहा दूसरा डायमेंशन ऑफ द मार्केट, लिक्विडिटी, वो अब दूसरे सेक्टर्स को चेज कर रहा है, जैसे आईटी हुआ, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हुआ। तो इन सब सेक्टर्स में जहां अंडर ओनरशिप है और लिक्विडिटी चेज कर रही है, वहां पर आप सेक्टोरल गेन जो है वो आप देख रहे हैं। तो ये जो इशू है जो मैं कोशिश कर रहा था एक्सप्लेन करने की, कि कभी भी आप एक डायमेंशन में बाजार को नहीं देख पाइएगा। हाँ, सिर्फ इवेंट के बेसिस पर या सिर्फ वैल्यूएशन के बेसिस पर आप नहीं देख पाइएगा। उसमें एक लिक्विडिटी का डायमेंशन भी है जो कि इंपॉर्टेंट है। आपको तीनों डायमेंशन से मार्केट को, सेक्टर्स को और स्टॉक्स को देखना चाहिए। रिलेटिव बेसिस पे देख के चलिए ना, अभी कोई चीज़ महंगी लग रही है, कल हो सकता है वो सस्ती लगे, क्योंकि काला तभी पता चलता है जब सफ़ेद बगल में हो, अदरवाइज कैसे पता चलेगा। प्रकाश जी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? देखिए, अभी संजय जी ने बड़ा अच्छा बताया कि 2-3 इवेंट सामने आने वाले हैं। फेड पता नहीं, जुलाई में कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है पॉजिटिव सरप्राइज आ जाए, लेकिन ज़्यादातर लोग कह रहे हैं सितंबर में शायद हो सकता है, और 1 दिसंबर में भी 2 रेट कट की बात हो रही है। इलेक्शन का भी आउटकम पता नहीं क्या होगा, कमला हैरिस जीतेंगी या ट्रम्प जीतेंगी, यू नेवर नो, वो क्या होगा उससे पता नहीं। हमारे लिए, हमारे जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए कोई मार्जिन ऑफ सेफ्टी है क्या, या कोई उनको ध्यान रखने वाली चीज़ लगती है आपको जिसको उनको सोचना चाहिए? क्योंकि अभी लिक्विडिटी दम पर रैली चल रही है, इसमें तो कोई शक ही नहीं, डेटा भी सजेस्ट कर रहा है। और ये जो हमारे 20-21 हज़ार करोड़ की SIPR, इस पर कुछ असर पड़ेगा ये टैक्स वैक्स बढ़ने का? नीरज भाई, जो मैंने पहले बात की और जो संजय जी ने बहुत अच्छी तरह समझाया है कि हो ये रहा है कि मार्केट में जो डर निकल चुका है, ये 2 बड़े जो इवेंट्स आए हमारे सामने, जहाँ पे मार्केट का रिएक्शन नेगेटिव भी था और बहुत ही जल्दी पलट गया, उससे वो भेड़िया आया वाली बात होनी शुरू हो गई। जिसको भी बात करो कि मार्केट ओवर वैल्यूड है, वो सोचता है कि आपको समझ ज्यादा नहीं है और उसको ज्यादा समझ। तो ये जो डर निकलने के बाद जो फीलिंग आती है ना, तो मतलब आदमी बेफाक होके इन्वेस्ट करने रेडी है। उसको 110 का पी मल्टीपल क्या होता है ये नहीं समझ आता। मैं ये समझाने की कोशिश बार बार लोगों को कर रहा हूँ कि 110 पी मल्टीपल का मतलब ये होता है कि ये बिजनेस जो अर्न कर रहा है, जो अर्निंग्स ला रहा है, उसको उस अर्निंग्स के बेसिस पे इसको 110 साल लगेंगे रिकवर होने। अगर अर्निंग्स यही रेट पे रही, तो अगर ग्रो होती है तो हो सकता है वो 110 का जो पीजी बोलते हैं हम, वो थोड़ा बहुत घट के 70-80 पे आ जाता है। अब अगर कोई बिजनेस को 100 साल लगने हैं इस वैल्यू को रिकवर करने के लिए सिर्फ उसके अर्निंग्स के बलबूते, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन होना चाहिए। इंस्टीट्यूशंस तो ये समझ सकते हैं, अपने उसमें फैक्टर इन कर सकते हैं, लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर है उसकी उसके उसके जहन में एक चीज आ गई है कि ये जो पैसा मैं लगा रहा हूं, अगर मार्केट पलट भी जाती है तो मैं अपना पैसा लेके निकल जाऊंगा। जब जब नीचे गिरनी शुरू होगी मार्केट, मुझे पता नहीं ट्रिगर कौन सा है, ट्रिगर यूएस से आता है, ट्रिगर हमारे यहाँ से कोई आता है, कोई और चीज अननोन चीज आती है,
अगर वो ट्रिगर नेगेटिव आता है नीरज भाई, एग्जिट का मौका भी कई जगह तो नहीं मिलेगा आपको। तो ये जो चीजें हैं उससे मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो बिल्कुल नहीं है। तो मैं यही पहले जो कह रहा था कि फोमो इतना इतना भारी पड़ रहा है कि आज हम लोग ने लोगों से बात करना ही बंद कर दिया मार्केट के बारे में। लोग हमको समझा रहे होते हैं कि आपको क्या लेना चाहिए, और ये हो गया है इस उसमें कि मैं तो पहले से वैल्यू इन्वेस्टर रहा हूँ, मैं तो माइक्रो कैप्स में भी हाथ डाल के अपना काम करके वो कमाया हूँ। तो मुझे एक चीज समझ आ रही है कि जो कंपनी 15% 20% पे ग्रो होगी तो उसका रिटर्न आपको, उसके साथ आप इन्फ्लेशन को जोड़ दीजिए तो आपको 21% 22% का रिटर्न आएगा। तो इससे ज्यादा रिटर्न की उम्मीद करना आपके मॉडल में ही गलती है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ अब होता ये है, मैं आपको बता दूं प्रॉब्लम कहाँ आती है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये है कि अगर आप किसी को बोलो कि मार्केट ओवर वैल्यूड है, इसमें ना लगाइए, तो वो आपको बोले बिना लगा देगा, या वो ये सोचता है कि अगर मैं नहीं अब नहीं लगाऊंगा तो पहले भी नहीं लगाया, अब मैं क्यों ना लगाऊं, क्योंकि विकल्प बहुत कम हो गए। आप समझ रहे हो, जो जब तक कोई ऑल्टरनेटिव्स नहीं आते। और बीच में सेबी चेयरपर्सन ने ना एक बहुत बहुत अच्छी चीज शुरू की थी, उन्होंने रीट्स और इनमिक्स के बारे में बात करनी शुरू की है। तो आई थिंक जैसे ही हमारी मार्केट को आप कोई विकल्प देंगे इन्वेस्टर्स को कि भाई ये चीज भी है जिसमें आप लगा सकते हैं, थोड़ा डिफाइंड रिटर्न लीजिए, 12% मिल जाएगा आपको, यील्ड बेसिस पे आ जाएगा, तो बहुत सारा पैसा उसमें जाने की क्षमता रखता है। सो आई थिंक इट्स अ क्वेश्चन ऑफ, जिसको कहते हैं ना, वो टीना फैक्टर बहुत ज्यादा है आज। देयर इज नो अल्टरनेटिव वाला वो है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो बिल्कुल नहीं है। और खास करके जो ये जो 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 पॉपुलर क्या बोलते हैं, जैसे आप अब भेल को देख लीजिए या कोई डिफेंस कंपनी को, टोटल डिफेंस की ऑर्डर बुक जो है वो करीब 21 लाख करोड़ की है, और सॉरी 2,10,000 करोड़ की है, और उसका मार्केट कैप 20 लाख करोड़। तो आप मतलब ऑर्डर बुक के ऊपर खेल रहे हैं। पहले हम प्राइस टू बुक पे थे, प्राइस टू अर्निंग्स पे आए, प्राइस टू सेल्स पे आए, अब हम प्राइस टू ऑर्डर बुक पे आ गए। तो ये जो मेट्रिक चेंज हो रहा है, इसका जस्टिफिकेशन क्या वो है, और कुछ है नहीं। तो आई थिंक मार्केट को मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में आप बहुत अच्छी चीज बोल रहे हैं, लेकिन कैसे समझाएं इसका आप जरिया ढूंढिए। उसके लिए कोई अलग प्रोग्राम बनाइए, जो करिए, बट मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो बिल्कुल समझाना पड़ेगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी में समझाऊं कैसे? लोग कह रहे हैं कि हम टाइम पे खेलेंगे, टोटल एड्रेसेबल मार्केट। अगर मैं ओला उबर चला रहा हूं तो पूरी दुनिया की सड़कें मेरे लिए मार्केट हैं, तो ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा। अभी पैरामीटर तो जो पढ़ के आए थे MBA में भूल जाओ आप, अभी तो चल रहा है। सोनम, क्या ये भी एक अभी जो चर्चा से बात निकली, आप दोनों लोग कह रहे हैं, जो संजय जी, प्रकाश जी, कि ऑप्शन नहीं है कोई, बैंक में जमा करो तो कुछ नहीं मिलता है ना, नेट ऑफ टैक्स 4% ही शायद बनेगा आपका, सोने में लगाओगे तो भी बहुत नहीं बन रहा है, प्रॉपर्टी में तो और नहीं बनेगा, अब तो कैपिटल गेंस भी लगा दिया ठीक ठाक तरीके से, तो कोई चॉइस नहीं लोगों के पास। तो मार्केट में चलो उधर ही चल रहा है, सट्टा पैसा बन रहा है खूब लोगों का, खूब ज़बरदस्त तेज़ी हो रही है, तो लोग चेज़ कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है इसके पीछे एक फंडामेंटल बैकिंग भी है, आप इसको बताइए है कि नहीं है। क्योंकि जब हम डीमैट अकाउंट का एनालिसिस करते हैं, कितने फोलियो बने, कितने लोग अकाउंट खोले हैं, तो उन स्थानों पे जहाँ पे पहले इक्विटी कल्चर नहीं था, मैं खासतौर पर नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ, यूपी में, बिहार में, MP में, वेस्ट बंगाल में, राजस्थान में, ज़बरदस्त तरीके से अकाउंट खुले हैं और सब पैसे डाल रहे हैं उसमें, 10,000 डालें, 5,000 डालें, लेकिन आ रहा वहाँ से पैसा। और वो पैसा डाल रहे हैं जिनको कोई चिंता नहीं कि 2 लोअर सर्किट लगेंगे तो मैं परेशान हो जाऊँगा, और ठीक है यार 2 साल और होल्ड करेंगे। ये क्या एक साइकी चेंज है जो इस मार्केट को सपोर्ट कर रही है? बिल्कुल, ये सपोर्ट तो कर ही रहा है, और मुझे लगता है इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि इंडिया में मार्केट का पेनिट्रेशन बहुत कम है बाकी के मार्केट के हिसाब से। अगर आप देखें, इंडिया का मार्केट बहुत ही छोटा है कंपेयर टू, अगर आप यूरोप का मार्केट देखें या US का मार्केट देखें, और इंडिया की जो इकोनॉमी का साइज़ है उस हिसाब से और भी ग्रोथ होनी चाहिए। और अगर नए लोग रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं कि भाई मुझे FD से ज़्यादा पैसा यहाँ पे बन रहा है, या फिर मैं खर्च कर दूँ उससे ज़्यादा मैं मार्केट में बना लूँगा, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। और देखिए, गलत बात उसमें है जहाँ पे, जैसे हमने बात की, कुछ ऐसे स्टॉक हैं जहाँ पे अंधाधुंध सिर्फ बाइंग ही चल रही है और प्राइस भागते जा रहे हैं, वैल्यूएशन की कोई कंसर्न ही नहीं है। लेकिन इसमें जानते हैं सोनम क्या प्रॉब्लम है? मैं मतलब प्लीज़ कोई जजमेंटल ना, हम लोग यहाँ डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं, ऐसा कोई एग्जाम्पल अभी नहीं दिखेगा कि अंधाधुंध भागा था, अब वो एकदम लोअर सर्किट लगा के एकदम नीचे आ गया, कोई एग्जाम्पल ही नहीं मिलेगा आपको। मैं नाम ले रहा हूँ, IFCI भी चल चुका है, 80-90 रुपये हो गया है, हुआ है, कोई रिकमेंडेशन नहीं भाई साहब, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। तो ऐसा नहीं वो गिर के फिर 5 रुपये हो गया, तो लोगों के सामने एक उदाहरण दिखाने के लिए, देखा तुमसे हमने मना किया था, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है।
तो लोगों के अंदर लग रहा है कि भाई मार्केट चल रहा है। तो मैं एक्चुअली मैं जानने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि क्या इसके पीछे कोई और ऐसा रीज़न है जो हमको नहीं दिख रहा हो, या एकदम से लग रहा है कि यार ये एक पॉइंट मिसिंग है जिस पे डिक करना चाहिए, कि ज़्यादा लोग आ गए हैं, ज़्यादा पैसे हैं, आइडल मनी है उनके पास, तो लगा लो ये वाला है आई क्या? थिंक मतलब कोविड के बाद से मार्केट में बहुत लिक्विडिटी आई है, एक बहुत ही बड़े स्ट्रेस में इकॉनमी गई है, और उसके बाद उसको सपोर्ट करने के लिए जितना पैसा आया है आई थिंक वो मार्केट में फ्लोट अराउंड कर रहा है। जितना भी इन्फ्लेशन कंट्रोल किया, जितना भी रेट कट किए, उससे वो लिक्विडिटी कम हो नहीं पाई है। और मुझे लगता है कि लोगों मार्केट चेंज भी हो चुका है। 2008 का जो मार्केट था, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ रिपीट हो सकता है आज के ज़माने में, क्योंकि जो चेक्स एंड बैलेंसेस हैं बैंकिंग सिस्टम में इतने ज़्यादा लग चुके हैं कि इतना ज़्यादा रिस्क नहीं रहता कि एक चीज़ गिरी तो उसके साथ सब कुछ गिर जाएगा। तो थोड़ी रिलायंस भी बढ़ गई है, लोग मार्केट पे भरोसा कर रहे हैं कि भाई यहाँ से अब ग्रोथ भी हो सकती है। और जैसे अभी भी आज के मार्केट में भी सिर्फ एक ही जगह पे अगर वैल्यूएशन बढ़ चुकी है तो बाकी जगह पे आपको अच्छी वैल्यूएशन भी मिलेगी, राइट। तो मुझे लगता है कि पॉजिटिव ही, हम तो उसको पॉजिटिव ही देख रहे हैं। और ओके अभिषेक, ये वाला क्वेश्चन मेरा आपसे भी है, क्या ऐसा भी हुआ है क्या मार्केट में? आपके जो इन्वेस्टर आपको फ़ोन भी करते होंगे, आप तो चूँकि बहुत ज़्यादा एंजल इन्वेस्टर भी हैं, अलग अलग तरीके के टूल्स पे पैसे लगाते हैं, कि एक बहुत बड़ा मार्केट था जो अनटैप्ड था, बट टेक्नोलॉजी ने उसको एक प्लेटफॉर्म पे ला दिया है, तो सबको बहुत बड़ा एक चंक दिख रहा है और वो सिंक्रोनाइज नहीं है अभी, और ये उसका बेसिकली उसका ये डेरिवेटिव है, इसलिए मार्केट में बहुत पैसा आ रहा है और सबको लग रहा है कि पार्टिसिपेट करें हम इसमें। तो मार्केट में पैसा जो आ रहा है उसको एक बार साइड करते हैं, क्योंकि लिक्विडिटी की चर्चा हमने ऑलरेडी काफ़ी हद तक कर ली है। मार्केट के मुद्दे अब में हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि क्या देख के आ रहा है, हाँ, मूड क्या है मार्केट। सो इस पॉइंट को बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि आप अगर इंडिया की साइज़ को देख रहे हैं, जो कि हम एक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी हुई है, 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, सो अल्टीमेटली उसके सामने $4 ट्रिलियन ऐसा इकोनॉमी कुछ नहीं है, मतलब ये कोई नंबर ही नहीं है। ठीक है, कभी हम कंपेयर करते हैं, कभी हम नहीं कंपेयर करते हैं, बट देन चाइना और यूएस ही बचते हैं। अब इन दोनों की इकोनॉमी हमसे अगर आप मल्टीपल्स में देखें तो मल्टीपल्स में, जैसे चाइना की हम बात करें तो $15 ट्रिलियन की होगी, अमेरिका की बात करें $30 ट्रिलियन की होगी, हम 4 ट्रिलियन है। तो मतलब आप जापान को हटा दें जो कि 5-5.5 ट्रिलियन के बाद, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतनी बड़ी कंट्री के साइज पे अगर हम टोटल मार्केट देख रहे हैं तो एड्रेसेबल मार्केट, जो अभी आपने भी कहा कि भाई टाइम क्या देख रहे हैं, वो इतना ही है। तो बेस हमारा बड़ा छोटा है। अब ये बेस बढ़ रहा है तेज़ी से, और इस बेस को अगर तेज़ी करनी है तो 2 फैक्टर चाहिए। एक, आपको स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए जिसके अंदर में वो प्रो ग्रोथ हो, इसका मतलब पॉलिसी फ्रेमवर्क कि आप ऐसा बना रहे हो जो रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है, जो कि हमने देखा है 10 साल से हम देख ही रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे अब किसी को किंतु परंतु है कि ये प्रोएक्टिव गवर्नमेंट है। करेक्ट। सेकंड चीज़ टेक्नोलॉजी है। अमेरिका को आप देख लें, चाइना को देख लें, उनकी टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस को देख लें, सब जानते हैं, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो अब इंडिया के अंदर में 2012 के बाद से आया है। अगर आप देखें, जब से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, एटलीस्ट 2014 से मैं इस तरह के सेक्टर को देखता हूँ, तो अब 10 साल में अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा चेंज आया है। कमाल की बात तो ये कि कम से कम 25 से 30 कंपनियां ऐसी हो गई जो आईपीओ के अंदर में लिस्ट होके हमारे आज के डेट में बोर्ड्स का पार्ट है, राइट। सो काफ़ी बड़ा चेंज है, और डेफिनेटली ये जो चीज़ है ये कंटिन्यूस होने वाली है, बिकॉज ये कोई 1-2 साल की स्टोरी नहीं, डिकेड की स्टोरी है। सो अगर मैं मार्केट को देखूं कि जहाँ पे गवर्नमेंट का सपोर्ट आ रहा है, वहाँ मुझे टेक्नोलॉजी के अंदर में इंडिया का प्रोग्रेस आ रहा है। अब देखिए यूपीआई की हम बात कर रहे हैं, हम तो अब एक्सपोर्ट यूपीआई टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। फ्रांस इज अ क्लासिक एग्जांपल। डिफेंस हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे बिफोर मोदी गवर्नमेंट, आफ्टर मोदी गवर्नमेंट के अगर आप नंबर्स निकाल के देख लें, 5,000-6,000 करोड़ की जो एक्सपोर्ट होती थी डिफेंस के अंदर में, कहाँ जाकर अब 1 लाख करोड़ के आसपास का नंबर आ गया, और वो भी 4x की बात कर रहे हैं। सो पॉइंट बीइंग कि पोटेंशियल हमेशा से था, ये कोई आज नहीं बना है। पोटेंशियल को अनटैप करने के लिए जो कंडीशंस चाहिए थी वो आज के डेट में मोस्ट ऑप्टिमम है, एंड दैट इज अ रीजन व्हाई पीपल डू नॉट वांट टू मिस, बिकॉज अगर हिस्ट्री के अंदर में यही अमेरिका और यही चाइना को हम देखें तो इन्होंने कोई 1 साल या 2 साल में ये ग्रोथ नहीं अचीव की है, इनकी ग्रोथ डिकेड्स की ग्रोथ है, राइट। और डिकेड में इनकी ग्रोथ 8 से 10% की रही हुई है। सो इट इज़ नॉट अ जोक। एंड इंडिया के अंदर में वो जो के शेप की बात करते हैं वो अब हमको दिख रहा है। सो इट इज जस्ट नथिंग बट व्हाट हिस्ट्री इज देयर, वी आर जस्ट रिसाउंडिंग इन अ डिफरेंट फॉर्म, इट नेवर रिपीट्स बट इट साउंड्स। सो वही हो रहा है, कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है। मार्केट थोड़ा डेफिनेटली कभी रैशनल होकर काम नहीं करता है। सो उसके अंदर में कई बार हम एक सिनेरियो में रहते हैं जहाँ चीज़ें रैशनल लग रही होती है तो हम रिकमेंड करते हैं हाँ जी बाय कर लीजिए,
कई बार थोड़ी सी इरेशनल हो जाता है, बिकॉज चीज़ थोड़ी अहेड ऑफ फंडामेंटल चली जाती है प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अगर प्राइस वर्सेस मार्केट की बात करें, जो कि ओवरऑल मार्केट कैप्चर की बात करें, वो दो अलग चीज़ है। आज अगर मार्केट पर से हम लोग अगर बात कर रहे हैं कि चलिए आपने एक इन्वेस्ट कर दिया और इन्वेस्ट के बाद आप कैसे कितने पैसे बना लोगे अगले 6 महीने में, 12 महीने में, तो उस पर सवाल उठेंगे, क्योंकि डेफिनेटली फिर वैल्यूएशन एक आ जाएगा, आपकी मार्केट कैप जीडीपी वाला फंडामेंटल जो है वो आ जाएगा। बट अगर 10-10 साल की हम बात करें तो किसी को भी यहाँ डाउट नहीं है रूम के अंदर में या बाहर में कि मार्केट ये बिल्कुल सही बात, ये बिल्कुल उस मल्टी बैगर स्टॉक की जर्नी जिसमें ऊपर नीचे होता रहता है, तो आप किसी एक पॉइंट पे कहो कि ये तो बड़ा नीचे गिर गया था, वो मतलब नहीं, ट्रेजेक्ट्री ऊपर की है। एक छोटा सवाल संजय जी से, उसके बाद फिर मैं ब्रेक लूंगा, फिर बैंक वाले बात करें। संजय जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो जैम ट्रिनिटी बनाई है ना, जनधन आधार मोबाइल, और फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमी जो हुआ है जीएसटी के बाद, उसने पोटेंशियल को अनलीश कर दिया, और वो बिल्कुल अबेंडेंस में है कि मतलब अभी तो उसका शायद एक पोर्शन भी हम लोगों ने मार्केट में ट्रैप नहीं किया। मैं बहुत सीरियस नोट पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि पहले जो था कि जब लोग उदाहरण देते थे कि आपका ड्राइवर या आपके लिफ्टमैन जब मार्केट की बात करने लगे तो वो दिन होता बेचने का। अभी वो पिछले 1.5 साल से मेरे को ही ज्ञान दे रहा है यार कि ये वाला तुमने लिया था कि नहीं लिया था। तो ये जोक नहीं था, दरअसल ये सीरियस बात है कि वो उस हिस्सा बनना चाहता है, उस ग्रोथ का पार्टिसिपेंट बन गया है वो, क्योंकि उसके हाथ में भी वही मोबाइल है जो तुम्हारे हाथ में है, तो वो भी वही चीज़ देख रहा है जो तुम देख रहे हो। डेटा इज गॉड, तो उसके पास भी है ना डेटा। तो संजय जी, क्या ये फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमी और ज़्यादा लोगों का एक्सेस है इंफॉर्मेशन को लेकर के, इसलिए ज़्यादा कुछ हो रहा है और अननेसेसरी हम लोग वैल्यूएशन और पता नहीं क्या क्या लेके परेशान रहते हैं? तो उसमें आपने एक महत्वपूर्ण फ्रेज मिस कर दिया, वो है डेमोक्रेटाइजेशन। या बिल्कुल सही। पहले क्या था कि इक्विटी की ओनरशिप अगर आप देखें तो बहुत ही रीजनली कॉन्सेंट्रेटेड थी। वेस्टर्न इंडिया एंड सर्टेन पॉकेट्स इन साउथ इंडिया, यही रीजन्स थे जहां इक्विटी की ओनरशिप ज्यादा थी। जो आपने कहा जैम ट्रिनिटी ने इक्विटी की एक्सेस को डेमोक्रेटाइज कर दिया। और अभी जो पहला, चूंकि ये बेसिक और मैं समझता हूं कि नेसेंट स्टेज है इक्विटी ओनरशिप की, जहां पर जो नए इन्वेस्टर आ रहे हैं वो रियर व्यू मिरर देख के आ रहे हैं, वो पास्ट रिटर्न देख के आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर इक्विटी मार्केट ने पिछले साल में 25% का रिटर्न दिया है, तो भाई मैं 6% में अपना पैसा बैंक में क्यों रखूं, मुझे इक्विटी मार्केट में आने दो, मुझे भी 25% रिटर्न मिलेगा। तो ये जो नेसेंट स्टेट में डेमोक्रेटाइजेशन एंड एक्सेस के कारण रियर व्यू मिरर देखते हुए क्लाइंट जो इन्वेस्टर्स हैं वो आ रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मेरा मानना है कि इस तरह की जो सुपर रिटर्न लोगों को मिली है, ये अर्ली मूवर्स को मिल गए। अब जो लोग आएंगे शायद उनको इस तरह के रिटर्न ना मिले। तो उस समय, आज से साल भर के बाद जब हम आपके आवाज अड्डा में भाग लेंगे, उस समय तक अगर मान लीजिए इंटरेस्ट रेट कट गए, तो क्वाइट पॉसिबल कि जो जीसेक का जो टोटल रिटर्न होगा वो डबल डिजिट में होगा और शायद इक्विटी से ज्यादा होगा। तब लोगों को लगे कि हमने जीसेक में क्यों नहीं पैसे लगाए, हम इक्विटी में लगाए, तो शायद पैसा थोड़ा उधर मूव करेगा। मेरे एक को पैनलिस्ट से मैंने सुना, आई थिंक प्रकाश ने ही कहा कि सेबी चेयरपर्सन ने भी रीट्स और इनविट्स के अट्रैक्टिवनेस के बारे में चर्चा की है। तो जैसे जैसे मोर एंड मोर प्रोडक्ट क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगे और जैसे जैसे लोगों को अलग अलग एवेन्यूज में रिटर्न मिलने की आशा बढ़ेगी, मेरे ख्याल से मार्केट और ज्यादा मैच्योर होगा। राइट, बिल्कुल, पॉइंट टेकन। तो इसमें एक छोटा सा एग्जांपल देके फिर ब्रेक लूंगा, फिर मैं बैंक वाले थोड़ी सी बात करें, क्योंकि वो एक नया सर्कुलर है जिस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा थोड़ा समझना चाहिए। मैं एक बार लखनऊ जा रहा था घर अपने, तो मुझे फ़्लाइट में एक बंदा था जिसने मुझे पहचान लिया कि आप उस टीवी चैनल में काम करते हो, तो उससे बातचीत की, तो वो किसी एक फंड हाउस में, नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, वो उसका काम देखता था कानपुर में। तो मैंने सोचा धंधा कैसे चल रहा है, क्या बोला सर बहुत बढ़िया धंधा चल रहा है कानपुर में। हमने कहा कितना फंड मॉपअप किया, बोला 1200 करोड़ रुपए अकेले कानपुर से। तो मैंने कहा लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या, बोला 7-8% नेट ऑफ टैक्स मिले बहुत उनके लिए। तो आप सोचिए एक एक शहर से अगर इतना ज़्यादा पैसा मॉपअप हो रहा है, तो मैं तो 10 स्टेट की बात कर रहा हूँ जहाँ एग्रीकल्चर भी पहुँचे नहीं ढंग से, तो आप लाखों करोड़ रुपए जो मार्केट में आने वाले वो देखिए। ये है फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमी।
ये है रियल ग्रोथ, इसलिए उनको डर नहीं लगता। संजय जी सही कह रहे हैं, अगले साल हो सकता है 5% रिटर्न बने, तो इधर 100 उधर 5, आप एवरेज निकाल लेना। तो शायद ये हो रहा है मार्केट में, जो डर को खत्म कर रहा है। अभी हो सकता है कहीं बीच बीच में कहा था झटके लगे भी, लेकिन चलती रही गाड़ी। एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम बातचीत करेंगे आरबीआई के उस ड्राफ्ट सर्कुलर की जो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो बढ़ाने की बात कर रहा है, उससे क्या असर पड़ेगा बैंकिंग पे, उससे बातचीत करेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और आज हम चर्चा कर रहे हैं मार्केट के उस सीक्रेट को जानने की हम कोशिश कर रहे थे कि इतनी तेज़ी क्यों हो रही है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, उस पर डिटेल में चर्चा हुई। और अब हम बातचीत करेंगे एक जो ड्राफ्ट रिपोर्ट आया आरबीआई की तरफ से कि लिक्विडिटी कवरेज रेशियो बढ़ाने पड़ेगा। सीधा सा मोटा मतलब हिंदी में ये है कि ऐसे डिपॉजिट्स जहाँ पे स्टेबिलिटी कम है उसमें ज़्यादा आपको कवरेज रेशियो रखना पड़ेगा। यानी जो मोबाइल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू आप एफडीज करते हैं उसके लिए ज़्यादा कवरेज रेशियो रखना पड़ सकता है, रिस्क वेटेज बढ़ाना पड़ेगा। इसका क्या असर पड़ेगा, इस पे बातचीत करेंगे। सर समय कम है इसलिए क्विक कमेंट रखिएगा। प्रकाश जी आपसे शुरू करते हैं। क्या इससे एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं सब कुछ टेक्नोलॉजी होना चाहिए, मोबाइल आपकी ज़िंदगी होनी चाहिए, और दूसरी तरफ ये भी एक समस्या है? नहीं, समस्या नहीं है, ये समस्या का हल है। में इससे होगा ये कि एक बैलेंस सिस्टम में बना रहेगा, और आरबीआई हमेशा थोड़ा सा आगे की सोच रख के फ्यूचर रेडी होने की कोशिश करते हैं। उस हिसाब से जो बाजल के जो नॉर्म्स है उसको ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली अडॉप्ट करने की कोशिश है, और समय मिल रहा है। ये नहीं कि ये तो 31 अगस्त तक वो शुरू होगा, उसके बाद लागू होगा। तो आई थिंक बैंक के पास भी समय है निर्णय ये करने के लिए और अपने प्रोडक्ट्स को ढालने के लिए। सो आई थिंक इट्स वेरी गुड। मुझे नहीं लगता इससे कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट आना है इमीडिएट बेसिस पे। और अगर इमीडिएट बेसिस पे अगर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है तो लॉन्ग टर्म में तो पॉजिटिव ही। 1 अप्रैल 2025 से लागू हो सकते हैं नए नियम, अगर ये लागू करने के लिए जारी किए गए तो, और सुझाव वगैरह इंक्लूड किए गए। आप लोगों को याद होगा यूएस में बैंक रन हुआ था कुछ समय, 1-2 साल पहले, तो उसमें एक एसवीबी था जिसमें एक दिन में $42 बिलियन विड्रॉ हुए थे। क्योंकि अगर आप बैंक में फिजिकली पैसा विड्रॉ करने जाओगे, इतना पैसा विड्रॉ करने में मेरे ख्याल में 1 आध महीना तो लगेगा लाइन, तो बैंक को टाइम मिल जाएगा मैनेज करने का। लेकिन अगर मोबाइल से आप विड्रॉ करने शुरू करो तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप निकालोगे, सबके ऑर्डर एक साथ गया तो बैंक तो कोलैप्स हो जाएगा। ये वजह है कि उसको ज़्यादा कवरेज रेशियो, ज़्यादा सेफ बनाने की ज़रूरत है। आपका क्या व्यू है, ये बैंकों के लिए अच्छा है, बुरा है, या हो ही जाना चाहिए? तो बिल्कुल सही आइडिया है। देखिए, बैंकों के लिए तो अच्छा नहीं है, क्योंकि जब लिक्विडिटी कवरेज रेशियो बढ़ रहा है तो उसकी वजह से उनकी क्रेडिट ग्रोथ भी इम्पैक्ट होती है। आरबीआई ने ये भी रूल लगाया है कि भाई डिपॉजिट जितने मेंटेन करने हैं उसी के बेसिस पे क्रेडिट भी ग्रो कर सकते हैं, तो ग्रोथ पे थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये बैंक के लिए नेगेटिव है। बट जिस सिनेरियो की आप पहले बात कर रहे थे कि भाई 2008 जैसा कुछ हो जाए, तो ऐसी ही रूल्स की वजह से वो सिचुएशन नहीं होगी, राइट? क्योंकि बैंक कैपिटलाइज्ड हैं, उनके पास वेल सिक्योर्ड हैं, तो वहाँ पे कोई भी फेलियर के चांसेस कम हो जाएंगे अगर इस तरह के रूल्स इन्फोर्स होते हैं। तो आई थिंक ओवरऑल इकॉनमी के लिए ज़रूरी अच्छा है। लेकिन हाँ, बैंक की ग्रोथ जहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई प्राइवेट सेक्टर बैंक फाइनली ग्रो करने वाले हैं, वहाँ पे थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। अब तो ये हो रहा है कि ब्रांचेस कम खोलो यार, डिजिटल बैंक की बात हो रही है, और एक्चुअली सिनेरियो चेंज वाली बात हो रही है ना, कि इससे पूरा तस्वीर बदल जाएगी। तो इसीलिए बैंक निफ्टी नहीं चल रहा है क्या आजकल? ये इसी चिंता में दुबला हुआ जा रहा बेचारा, सब कुछ चल रहा, बैंक निफ्टी बेचारा नहीं चल रहा। आपको क्या लगता है इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, और इसको और कैसे समझना चाहिए? सो फाइनेंशियल मार्केट्स हमेशा से ही बहुत हाईली रेगुलेटेड इंडिया में रहे हैं। आप चाहे सेबी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या आरबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, और मुझे नहीं लगता ये कुछ गलत है या ख़राब है। बल्कि जब आपने देखा कि एनपीए एक टाइम पे बहुत ज़्यादा पीक हो गए थे 2014 की, अगेन वो एक एरा की बात है, एंड जब नए गवर्नर उस समय आए तो उसके बाद आपने देखा होगा कि मैसिव चेंजेस शुरू हो गए। वो वहाँ से अगर आप अभी तक देख रहे हो तो हर साल कुछ ना कुछ जो है इवेंट आता ही है। लास्ट ईयर शायद एनबीएफसी को लेके कुछ नॉर्म्स आए थे, एंड वहाँ पे भी फिर एक टाइम था जहाँ एनबीएफसी स्टॉक्स नहीं चल रहे थे बिकॉज उसको एडजस्ट होने में टाइम लग रहा था। तो मेरी रीडिंग ये कि एक टेम्परेरी हो सकता है, जैसे कि राइटली मेरे कलीग ने मेंशन किया कि थोड़ा ग्रोथ के ऊपर तो इम्पैक्ट आएगा, बट मार्केट पर से अगर मैं देखूँ तो उसको ओवरऑल मैं पॉजिटिव कंसिडर करूँगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको सेफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जब बैंकिंग जैसे चैनलों के अंदर में आप नहीं चाहोगे कि कहीं पे भी किसी का कॉन्फिडेंस कम हो जाए, तो उस तरह से आरबीआई का जो मूव है वो सेंसिबल है, और
थोड़ा सा इम्पैक्ट भले आ सकता है, बट ऐसे कोई सी चेंज नहीं होने वाली जहाँ पे हम देखेंगे कि अरे इस रूल की वजह से बैंकिंग में बहुत बड़ा कोई अंतर आ गया है उनकी ग्रोथ में। थोड़ा सा मार्जिनल इम्पैक्ट है जो मार्केट डाइजेस्ट कर लेगा। सो मुझे उस तरह से थोड़ा सा न्यूट्रलाइज लागू होगा तो कोई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है, थोड़ा सा हम डाइजेस्ट कर लेंगे। लेकिन जैसे जैसे चीज़ों को डिजिटाइज किया जा रहा है, एक सिक्योरिटी थ्रेट बढ़ रही क्या, या ज़्यादा मैं ये कहूँ कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थोड़ा लूजली चीज़ों को डील करते हैं? हाल फिलहाल में आपने देखा होगा बहुत जगहों पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए कि आप लोग जो कार्य कर रहे हैं उसमें ध्यान नहीं रख रहे हैं, एक का तो धंधा ही बंद कर दिया गया। तो ये भी एक रिस्क है इसमें कि ज़्यादा डिजिटाइजेशन मतलब थोड़ा ज़्यादा रिस्क और हमारे यहाँ सीरियस लोग नहीं है। तो ज़्यादा डिजिटलाइजेशन खराब नहीं हो सकता कभी भी, बट आप उस डिजिटलाइजेशन करने के पीछे सिक्योरिटी मेजर्स क्या लेते हैं वो बहुत मैटर करता है। फॉर एग्जांपल, आप एक एक्स एंटिटी है, आपने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म ओपन कर दिया और आपने वहाँ से बिजनेस बिल्ड किया। ऑफकोर्स उससे आपकी बिजनेस की स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होगी, ये हमने देखा ही है, बट फिर उसकी सिक्योरिटी मेजर्स क्या है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है। कुछ साल पहले कुछ ऐसा ही हुआ था जहाँ पे हम बात कर रहे थे ये डिजिटल कॉइन या जिसको कहते हैं क्रिप्टो करेंसी, और वहाँ पे भी कुछ इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। इंडिया में उसको बैन भी कर दिया गया था, बिकॉज वहाँ पे सबसे बड़ा कंसर्न सिर्फ ये नहीं था कि वेदर यू बिलीव इन दिस और नॉट, बट हाउ आर यू सिक्योरिंग इट, एंड वहाँ पे थेफ्ट हो रही थी। सो मुझे लग रहा है कि जितनी ज़्यादा डिजिटल, इसको रोक नहीं सकते, पहली बात डिजिटल बढ़ेगी और बैंकों को तो डेफिनेटली अडॉप्ट करना पड़ेगा, वरना वो डायनासोर हो जाएंगे जो ये नहीं अडॉप्ट करेंगे। बट एट द सेम टाइम सिक्योरिटी मेजर्स आप कितनी बेटर करते जा रहे हैं जिससे आप ओवरऑल चीज़ें मैनेज कर सको, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लग रहा है कि आरबीआई आप उसको भी ऐसा प्रोमिनेंस दे रहा है कि आप सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म मत ओपन करिए, साथ साथ में आप उसके सिक्योरिटी मेजर्स को भी स्ट्रॉन्ग करिए। ओके संजय जी, आपकी राय क्या है इस पूरे मसले पर? मेरे ख्याल से देखिए, ये आरबीआई के द्वारा एसेट लायबिलिटी की मैचिंग को और स्ट्रॉन्ग बनाने की तरफ कदम है। जैसे जो की वर्ड इस सर्कुलर में यूज किया गया है, दैट इज स्टेबल डिपॉजिट्स पर, अनस्टेबल डिपॉजिट्स पर कवरेज रेशियो बढ़ाया जाए। इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं एक आपको याद करा दूं, कुछ महीने पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने P2P लेंडिंग वाली इंस्टीट्यूशंस पर एक कड़ाई की थी, क्योंकि ये P2P लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस कर क्या रहे थे, ये लेंडिंग की तरफ तो लंबे समय की तरफ लेंडिंग कर रहे थे, लेकिन जहां बोरोइंग है वहां पर वो छोटी अवधि के बोरोइंग के लिए भी रिटर्न ऐसा दे रहे थे जैसा कि फिक्स डिपॉजिट पर भी ना मिलता हो। यानी कि लिक्विड फंड की सहूलियत आपको मिल रही थी एज समवन हु वाज फ्रॉम होम P2P वाज बोरिंग, एंड लेंडिंग की तरफ वो लंबे समय के लिए कर रहे थे लेंडिंग। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस पर बहुत जोर से कड़ाई की, और उसके बाद अब आप देखें तो ये P2P जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो लिक्विड फंड की तरह की कोई भी प्रोडक्ट अब ऑफर नहीं कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो सर्कुलर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इशू किया है, ये एसेट और लायबिलिटी को मैच करने के लिए, अगर आप अनस्टेबल डिपॉजिट्स ले रहे हैं तो आपकी लेंडिंग जो है वो भी कम अवधि के लिए होनी चाहिए, क्योंकि आपकी डिपॉजिट श्योर नहीं है आप कि डिपॉजिट कितने समय के लिए आपके पास रहेगी। तो मेरे ख्याल से उस तरह से एक अच्छी स्टेप है। रही बात जो आपने कहा ना, मोबाइल और इस तरह के जरिए से जो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन अभी हो रहा है, थैंकफुली आज भी सिस्टम में अगर आप देखें, सिस्टम के रूप, ओवरऑल सिस्टम के बेसिस पर, तो ये बहुत छोटा प्रोपोर्शन है फ्रॉम दिस सिस्टम पर्सपेक्टिव। लेकिन अगर आप इंस्टीट्यूशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो कुछ कुछ इंस्टीट्यूशन में इसका प्रोपोर्शन जरूरत से ज्यादा हो सकता है, वहां पर आपको ज्यादा केयर लेने की जरूरत है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सिर्फ इतना ही किया है। नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग, ये ज़रूरी है क्योंकि फाइनेंशियल का बिजनेस ही एसेट लायबिलिटी मैनेज करने का, जिसका जितना अच्छा एलएम है वो बेस्ट बैंक माना जाता है, और ये करना ही पड़ेगा आज नहीं तो कल। तो इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए, क्योंकि आप सोचिए ना कि एग्जांपल के लिए बताया कि एक क्लिक पे आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, तो क्या स्थिति होगी अगर सारे लोग कर सकें तो ये एक तरीका था। तो उम्मीद करते हैं कि आज के शो में बहुत सारी जो बाज़ार में तेज़ी के कारण उसको हमने डिस्कस करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, और बहुत सारे चीज़ें नई आपको पता लगेंगी कि ये जो तेज़ी है ये क्यों हो रही है। और एक डिस्क्लेमर भी कि इस शो में जो भी स्टॉक्स के नाम लिए गए हैं वो कोई रिकमेंडेशन नहीं, ना बाई की ना सेल की। तो शो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, बताइएगा हमें, और किस नए टॉपिक पर आप डिस्कशन चाहते हैं वो भी बताइएगा। अच्छा सा वीकेंड एंजॉय करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।